भारत देश में व्यवस्था खराब है, बहुत समस्याएं हैं। इन समस्याओं में भारत की जनता त्राहिन त्राहिन कर रही है। भारत देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो आइए मिलकर विचार करें। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। अभी यह वीडियो शुरू होने से पहले दो साथियों ने बड़ी बात कही है कि भारत में बहुत समस्याएं हैं, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे दोनों साथी मेरे साथ बैठे हैं। इधर बैठे हैं मेरे दोस्त SS सुमन जी, और साथ ही इधर बैठे हैं सुरेंद्र कुमार जी। सुमन जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए जो दर्शकों को। जी, मैं जी SS सुमन, भारत मुक्ति मोर्चा चंडीगढ़ अध्यक्ष, और ये वामसेक का ऑफशूट विंग है जो कि भारत में एजिटेशन करने के लिए बनाया गया है। ओके, ठीक है जी। तो आप सुरेंद्र जी, आप अपना परिचय दीजिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जसपाल सिंह जी को, जिन्होंने हमें आपके बीच में रूबरू होने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। तो मैं सुरेंद्र कुमार चंडीगढ़ से हूं, बहुजन क्रांति मोर्चा का संयोजक चंडीगढ़ से हूं। तो आपको दोस्तों परिचय तो मिल गया। अब हम आते हैं मुद्दे पर। तो आपने सुमन जी बड़ी बात कही है कि देश हमारा बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। कौन सी समस्याएं हैं जिससे जनता में त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है? सभी साथियों को जय भीम, जय मूलवासी। जैसे कि आज हम जागरूक न्यूज के द्वारा आपके बीच अपनी बात रखने के लिए आए हैं। भारत देश बहुजन मूलवासी महापुरुषों का देश है, और भारत के बहुजन मूलवासी महापुरुषों ने जो विचारधारा, उद्देश्य, लक्ष्य दिया है, मानवता का संदेश दिया है। जो मानवता का संदेश आज के भारतीय संविधान के अंदर परिअम्बन में उपलब्ध है, जिसमें आप समस्या की बहुत बात जी, जिसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पे आधारित समाज की संकल्पना के लिए उन्होंने उसको बनाया है। ये समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत में उस व्यवस्था को समझकर संविधान को बनाया गया है, जिस व्यवस्था ने भारत में बहुत बड़ा जातिवाद, अंधविश्वास, पखंडवाद, ऊंच नीच, भेदभाव पैदा किया हुआ है। उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए संविधान के द्वारा मानवता में मानव एक सम्मान होने चाहिए। इसलिए संविधान के द्वारा जो देश में प्राप्त, मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप समस्याएं बताइए कि आज समस्याएं क्या है। संविधान तैयार हो गया जी, संविधान का हर भारतवासी को पता है, भारतीय संविधान के बारे में पूरी दुनिया को पता है। आप तो सीधे जो है समस्याओं के बारे में बात बताइए कि कौन सी समस्याएं हैं जिससे जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। भारत की समस्याओं को अगर हम लें तो इस पे बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, काफी समय लग सकता है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी जो पहली व्यवस्था के अंदर की समस्या है वो जातिवाद है, और लोग बेरोजगार हैं। लोगों को काम धाम के लिए किसी तरह का भी कोई सरकार के द्वारा कोई भी इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत लोग, पढ़े लिखे शिक्षक जो बच्चे हैं, उनको आगे नौकरियां मिल सके, वो अपना रोजगार चला सके। सरकार अपनी ही पॉलिसियों को मुख्य रखते हुए इन एजेंडों से बाहर जाकर वो अपनी ही कोई और नीतियां, वो अपनी ही कोई और प्लानिंग कर रहे हैं, जिसको लेके भारत की जो अभी जनरेशन है। सरकार ने तो योजनाएं बनानी है। हाँ जी, सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि योजनाएं बनाए। उन योजनाओं में कमी क्या महसूस हुई आपको? उन योजनाओं में कमी ये है कि देखो, भारत में एजुकेशन का जो सबसे बड़ा पहला लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, उसमें सभी बच्चों को एक शिक्षा स्कूल में मिलनी चाहिए। किसी भी जात पात, ऊंच नीच का भेद रखकर किसी भी स्कूल में किसी गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, किसी अमीर का बच्चा प्राइवेट में पढ़े, ऐसा जो ऊंच नीच का भेदभाव है,
ये सारा का सारा सरकार के अंडर में ही पॉलिसियां बनती है। यानी कि प्राइवेटाइजेशन- आप ये कहना चाह रहे हैं जी। कि जो एजुकेशन में है, शिक्षा के एरिया में है, जो ना भेदभाव है, जी यही ना? जी जी और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है। और कोई बात? इसके लिए हम चाहते हैं कि इन व्यवस्था को बदलने के लिए हाँ, वो तो बाद में सवाल समस्याओं का आएगा। हल करने फिलहाल के तो लिए। ये बताइए कि आपके नजरों में यही समस्या है कि एजुकेशन की बात है, नहीं, एजुकेशन के अलावा भी शिक्षा की बात है, शिक्षा में भेदभाव है जी। और रोजगार नहीं मिल रहा, यही बात है ना? जी जी। इसके अलावा और कोई बात? इसके अलावा जो भारत की बहुत बड़ा तबका है, उसका भारत देश के अपने देश के ऊपर कब्जा होना चाहिए, अपने देश की हुकूमत करती जमात होना चाहिए, वो नहीं है। भारत में वो जातियां या वो लोग शासक बने हुए हैं जो भारत के नहीं हैं। इस व्यवस्था को उन्हीं लोगों तो हम ने अपनी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। अब हम जनिक तर से गुजारिश करेंगे, श्रीमान सुरेंद्र जी, आप बताइए कि जो ना आपने भी बात बड़े जोशो खरोश से कही कि भारत में अनेक समस्याएं हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है, तो आपकी नजरों में जो एजुकेशन की समस्या जो इन्होंने बताई है जी, सुमन जी ने, इन्होंने बेरोजगारी की समस्या बताई है, इसके अलावा कोई समस्या है जिसका निवारण करने के लिए कोशिश करनी जरूरी है? बिल्कुल, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से श्रोता जितने भी हमारे सुन रहे हैं सबको मैं बताना चाहूँगा कि देश में सिर्फ एक समस्या बेरोजगारी की या शिक्षा की नहीं है, ये तो है ही, लेकिन इसके अलग भी एक बहुत बड़ी समस्या इस देश की है। उस समस्या का अगर समाधान हुआ तो हम सोच सकते हैं कि सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उसमें सबसे बड़ी समस्या आज जो है वो है ईवीएम मशीन की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का जो वोट है वो बहुत कीमती है और अपने जो नेता को जो लोग चुनकर भेजते हैं वो इसलिए चुनकर भेजते हैं कि ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन ईवीएम मशीन से अगर उनके नेता को चुनकर नहीं भेजा जाता तो उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं होता। इसलिए हम चुनकर जिसको भेजना चाहते हैं ईवीएम उसको चुनकर नहीं भेजती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जो बेईमानी से जीत कर जाएगा वो ईमानदारी का काम नहीं करेगा। इसलिए ईवीएम का समाधान सबसे पहले होना चाहिए। अगर मेरे श्रोतागण जितने भी सुन रहे हैं, अगर वो देश की सभी समस्याओं का हल करना चाहते हैं, सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सभी समस्याओं को छोड़कर ईवीएम के ऊपर काम करना चाहिए। हमें ईवीएम हटाने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। छोड़ देना चाहिए कि हम किस संगठन को चला रहे हैं, छोड़ देना चाहिए हम किस जाति से हैं, छोड़ देना चाहिए हम किस धर्म से हैं। हम सबसे पहले भारतीय है और भारतीय होने के नाते हमें भारत के संविधान को बचाना है, क्योंकि भारत का संविधान लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा अधिकार है। अगर वोट का अधिकार ही नहीं रहा या आपका वोट चोरी होता रहा, तो ये चाहते हैं कि जो चुनाव है जी वो ईवीएम के माध्यम से ना होकर सीधे जो एक तरह से वोटिंग से हो, बिल्कुल बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। और बैलेट पेपर से जब इलेक्शन होगा तो जसपाल सिंह जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बैलेट पेपर से भी जब मैं लोगों के बीच में बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि बैलेट पेपर भी चोरी हो जाते थे, बैलेट बॉक्स चोरी होते थे, बहुत बाहुबली लोग वोट डालने नहीं देते थे छोटे तबके को और कहते थे कि जाओ तुम्हारी वोट डल गई है, वो जबरदस्ती अपने ठप्पे लगा लेते थे। मैं इससे सहमत होता हूँ और उनको बताता हूँ कि पहले अगर ऐसा होता था तो जनता को पता चलता था कि हमारे वोटों के साथ धोखाधड़ी हुई है और हमें भी पता चलता था, आम जनता को भी पता चलता था। अगर बैलेट बॉक्स चोरी हुआ तो जनता को पता चलता था कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है, चुनाव आयोग चुनाव परिणाम करवाने में नाकाम हुआ है। तो ये बात आ गई आपकी जो एक मांग है या एक आपका प्रस्ताव है कि भारत के चुनाव हैं वो ईवीएम के माध्यम से होने की अपेक्षा जो है एक तरह से बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए। एक तो ये बात आ गई, इसके अलावा कोई बात है? इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या है मुद्दे ये है कि जैसे अभी मेरे साथी ने शिक्षा प्रणाली की बात की। आज हमारे देश में बहुत तरह के स्कूल हैं, अब बहुत तरह के स्कूल हैं लेकिन सभी नागरिक भारतीय हैं। अब जो लोग गरीब हैं या जो लोग अप्रोच से बाहर है, जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो सरकारी स्कूल का जो शिक्षा का जो दर्जा है या स्तर है वो इतना गिरा दिया गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी या जो पूंजीपति है जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है, धन है या उसकी आमदनी अच्छी है, वो कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता है। तो सुमन जी आप बताइए कि आप सुरेंद्र जी की बात से कितना सहमत हैं? सर हम पूरी तरह से सहमत हैं और जिन मुद्दों को लेके हम आपस में मिलके लगे हुए हैं
उनमें मैं 4 मुद्दों को आपके बीच रखना चाहता हूं, जिसमें पहला मुद्दा मेरे साथी सुरेंद्र जी ने बोला कि ईवीएम मशीन का मुद्दा है। ईवीएम मशीन को हटा के बैलेट पेपर को हम लाना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा, जो भारत की सबसे बड़ी आबादी ओबीसी भाईचारा है, जिसको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उनकी गिनती करवाने के लिए हम इस मुद्दे को राष्ट्रीय लेवल पे 665 जिलों में। अब मतलब एक आप ओबीसी के बारे में कह रहे हैं कि ओबीसी का क्या प्रॉब्लम? ओबीसी की जनगणना करवाने के लिए, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, जिनकी आज तक भी गिनती नहीं करवाई गई। तो शेड्यूल कास्ट की तो कोई जरूरत नहीं है? नहीं सर, ओबीसी के द्वारा एससी एसटी भी की जहाँ पे गिनती में कोई कमी की जरूरत है नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल है। एससी की जनगणना में जो एक तरह से जिक्र होना चाहिए। एससी एसटी की जहाँ पे जनगणना में कोई भी कमी है उसको भी पूरा किया जाए। और एसटी की भी सर आदिवासियों के लिए भी हम बहुजन मूलवासी समाज की बात करते हैं। जो सरकार ने तो देखो कितने बड़े बड़े काम कर दिए। सरकार जो एक तरह से एससी एसटी ओबीसी बच्चों को वजीफे दे रही है, तो जो एक तरह से ज्यादा सरकार करे क्या जो एक तरह से एससी एसटी ओबीसी के लिए? सर, जो वजीफे देने के लिए हैं वो सरकारें नहीं कर रही है। जो संविधान में पहले से ही हमारे को अधिकार मिले हैं, वो कोई भी सरकार आ जाए वो उनका फर्ज बनता है देना। सरकार अपने से कोई अलग से कोई बनाकर नहीं दे रही है। आप दोनों साथी इस बात से तो सहमत हैं कि संविधान के मुताबिक जो सुविधाएं वजीफे स्कॉलरशिप एससी एसटी ओबीसी बच्चों को मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं? नहीं, पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत बहुत बड़ी है। जो जिनकी हिस्सेदारी है, जितनी गिनती के अनुपात में उनका हिस्सा बनता है वो नहीं मिल रहा है, जिसमें सरकारें उसमें भी बहुत बड़ा घपला कर रही है, जिसको हम लेकर राष्ट्रीय लेवल पे समय आने पे लोगों में जागृति का अभियान चलाते हैं और उन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय लेवल पे प्रोग्राम करते हैं और लोगों में अवेयरनेस लाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कोई बात इसके अलावा एक मुद्दा मैं तीसरा आपके बीच रखना चाहता हूं कि जो संसद में गृह मंत्री द्वारा अमित शाह के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ अभद्र शब्दावली से बोला गया है, उनके खिलाफ बनती कार्रवाई कर उनको सजाएं देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुजन मूलवासी महापुरुषों के ऊपर बहुत अभद्र शब्दावली के द्वारा उनको अपमानित किया जाता है। और भारत की जो बौद्ध विरासत है, उस बौद्ध विरासत को मुख्य रखते हुए बिहार में बौद्ध गया भारतीय बुद्ध स्थल है। उस बुद्ध स्थल को भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मणों के द्वारा हिंदुइज्म का एक जाल बिछाया गया है, उसके द्वारा वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। बोध गया में क्या प्रॉब्लम होगी सर? भारत की बौद्ध विरासत है 2500। मैंने पूछा हुआ क्या वहाँ? सर, वहाँ पे जो बौद्ध विहार है, वहाँ पे हिंदूवाद की आड़ के अंदर वहाँ पे शिवलिंग वगैरह रखकर वहाँ को हिंदुइज्म के अंतर्गत बताया जाता है कि ये बुद्धिज्म जो है ये हिंदुइज्म का ही हिस्सा है, जबकि वहाँ जो एक तरह से आप ये कह रहे हैं, ये इल्जाम है आपका कि बोध गया में महात्मा बुद्ध की अपेक्षा या बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो एक तरह से जो निशान है जी, उनकी अपेक्षा, धार्मिक निशानों की अपेक्षा हिंदू धर्म के शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। बिल्कुल हो गया जी वहाँ जी। तो आप सहमत है कि वहाँ शिवलिंग स्थापित हो गए? मैं जसपाल जी आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये तो नहीं देखा कि वहाँ शिवलिंग है, पर इतना जरूर कहूँगा कि हमारा जो संविधान है वो अंधविश्वास को बढ़ाने का इजाजत नहीं देता है। खैर जी, ये हम चर्चा बाद में भी करेंगे और मौके भी आएंगे। अभी तो ये है कि सवाल ये है कि बोध गया के बारे में आपको मालूम है या नहीं मालूम? अभी बोध गया के बारे में इतना मालूम है कि वहाँ पर जो है हिंदुओं के रीति रिवाज के अनुसार वहाँ पर पूजा अर्चना ये सब होता है, जो कि बुद्ध की विचारधारा के बिल्कुल अगेन है, वो अगेंस्ट है। आपको फिर जो एक तरह से बात बता दीजिए कि बोध गया में समस्या क्या महसूस हो रही है आपको? सर, हम 2014 में वामसिक का साल का दिसंबर में 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। 2014 में हम बोध गया में 5 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में गए थे और जैसे वहाँ पे समय मिलने के मुताबिक हम बोध गया में गए थे। उस प्रोग्राम से कुछ किलोमीटर की दूरी पे था बोध गया और हमने वहाँ पे जाकर बोध गया में बुद्ध के दर्शन करने के लिए वहाँ पे साथियों को लिया और जहाँ देखा कि लेफ्ट साइड में कुछ कमरे बने हुए हैं, जिन कमरों के अंदर कुछ हिंदुइज्म के जो करता धरता पंडित लोग अपने आप को कहते हैं,
वो वहां पे शिवलिंग रखकर उसकी लोगों को पूजा करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों एक ही मतलब घर है, ये अलग अलग नहीं है। वो जो है वो हिंदुइज्म की ही विरासत है, ऐसे होते हैं। आपको अच्छा नहीं लगा नहीं कि सर। वहाँ जो एक तरह से हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा पाठ हो, ये आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं सर, इसलिए नहीं अच्छा लगा क्योंकि एक बात मैं इसके लिए थोड़ा सा दोहरा दूं। 11 दिसंबर 1995 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें ये बताया गया है कि हिंदू कोई भी धर्म नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 11 दिसंबर 1995 की कि हिंदू नाम का भारत में कोई धर्म नहीं है, तो ये जो भारत में इतना बड़ा हिंदुइज्म का ढांचा खड़ा करके लोग डंका पीट रहे हैं और भारत के SC ST OBC जो के तकरीबन 75% आबादी है, उनके आर्टिकल संविधान के 340 41 42 के तहत वो हिंदू नहीं है, तो फिर भारत में हिंदू है कौन? उस गिनती का आंकड़ा ना तो भारत सरकार पेश कर रही है और ना भारत के SC ST OBC इस बात से जागृत है कि हम हिंदू नहीं है। हिंदू सिर्फ वो जो अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण, बनिया या क्षत्रिय है, उनमें से ही कुछ गिनती का आंकड़ा है। बाकी भारत की जो आबादी 85% में से आप समस्याओं के बारे में बात करते करते धर्म पर ले आए, जो अनेक तरह से समस्याएं, तो एक तो आपने एजुकेशन की बताई है, एक EVM की बताई है, बेरोजगारी की बताई है, OBC सर्टिफिकेट की बताई है, ये 4-5 समस्याएं बताई है। इन समस्याओं के समाधान के लिए जो अनेक तरह से सरकार को क्या करना चाहिए और आप क्या करेंगे? देखिए, हम सरकार से उम्मीद नहीं लगाते हैं क्योंकि ये जो सरकार है, करना तो सरकार नहीं सर देखिए जैसे ही बात है आपकी, जो समस्याएं पैदा करते हैं वो समस्या का हल नहीं करते हैं। जो सरकारें भारत में इतने सालों से कब्जा करी बैठी हैं, वो चाहे किसी तरह से बूथ उन्होंने हथियाए हैं, या उन पे कब्जा लोगों को डरा धमका के वोटें डलवा के की है सरकार, चाहे वो EVM मशीन के षड्यंत्र के द्वारा उन्होंने सरकारें हत्याई है, उनके द्वारा बनी हुई सरकारें। मैं समाधान बताना चाह रहा हूँ। जिन सरकारों ने आज तक किसी षड्यंत्र के तहत इन सरकारों पे अपना कब्जा किया है, हम चाहते हैं कि हमारे बहुजन मूलवासी जो भारत की आबादी है वो बैलेट पेपर के द्वारा भारत में चोन कराएं और अपनी चोन बैलेट पेपर से कराने से अपने नुमाइंदे संसद पार्लियामेंट में भेजें और जो संसद में अपने पार्लियामेंट में भेजे गए नुमाइंदे होंगे वो हमारे हक अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। उनसे उम्मीद रखते हुए हम वो सारा का सारा समाधान चाहते हैं जो भारत की समस्याएं हैं। ओके, ठीक जी, बात पूरी होगी आप दोनों। जी सर। तो दोस्तों, आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, आप दोनों, आपने जो एक तरह से हमारे दोनों साथियों की आवाज सुनी, इनके विचार सुने। आप स्वतंत्र तौर पर जो अच्छा लगे आप इस वीडियो पर अपने कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि समस्याओं का समाधान हो। और साथ ही आपसे एक और भी विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें, आप सब खुश रहें, हमारा भारत उन्नति करे, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।